हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मैं मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि में कक्षा 10 के बच्चों के लिए बनाया हूं, जो गणित के सूत्रों से संबंधित है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे, इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि परीक्षा में बैठने से पहले एक बार इन सूत्रों के बारे में आप ज़रूर जानें, ताकि आपके परीक्षा में ये सूत्र आपकी मदद कर सकें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। पहला लेसन से हमें दोस्तों ख्याल कर लेना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में ध्यान रखना है हमें। दोस्तों, कहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होती हैं, जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसा कि यहाँ फिगर पर आप देख रहे हैं, ए में बी से भाग दिया जा रहा है, क्यू बार जा रहा है और आर शेष हो रहा है। ये इसका विवरण हमने यहाँ पर दिया है। ये दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों? आपको इससे क्या पूछा जा सकता है, ये आपके लिए किस स्थिति में मददगार साबित हो सकता है? तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो या तीन धनात्मक पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने की विधि है, जैसा कि आपको सर ने आपको अपने लेसन में पढ़ाया होगा। तो यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, इसके माध्यम से हम किसी दो या दो से अधिक यानी तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मौसक ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आपको ध्यान देखना है इस बात को कि संख्या एक को छोड़कर वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, संख्या एक को छोड़कर यानी आप एक को छोड़ देंगे, उसके बाद वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत दोस्तों 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, 7, 11, 13, 17 जैसा आप देख रहे हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो एक से कट सकती हैं या तो स्वयं से कट सकती हैं। एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकती हैं। तो दोस्तों, ये अभाज्य संख्याओं के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों भाज्य संख्याएं। इस पॉइंट को देखें। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों, इसकी डिफिनीशन होती है कि संख्या एक के अतिरिक्त यानी संख्या 1 को छोड़कर वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 15, 12। कैसे? ये 2 जो है भाज्य संख्या, अरे 4 जो है वो भाज्य संख्या क्यों दोस्तों? तो देखिए, यह 2 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। यानी 1 के अलावा कटा और अपने से कटा और इसके अलावा एक संख्या 2 से भी ये कट रहा है। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला है दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर सह अभाज्य संख्याओं का युग्म अगर आपको छांटना होगा तो ये परिभाषा आपको दिमाग में रखनी होगी कि वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे चर्चा करें एग्जाम्पल को लेकर 6 और 13। 6 जो है आप देख रहे हैं कि 6 संख्या जो है 1 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, 6 से कट सकती है। यानी 6 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। लेकिन ये जो 13 संख्या है दोस्तों, इसमें केवल 1 का भाग जाएगा या तो 13 का भाग जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं तो आपको केवल 1 प्राप्त होता है। तो इस बात को दोस्तों ध्यान देना है। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में मददगार होगा ये टिप्स। दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि संख्या 1 क्या होती है, तो आपको ध्यान देना है कि संख्या 1 यानी 1, यह संख्या 1 जो है न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर दोस्तों आपसे सम अभाज्य संख्या पूछा जाए, सम अभाज्य संख्या यानी इसमें देखिए 2 चीज़ है, अभाज्य भी होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो वो भी संख्या 2 होगी। बोला है दोस्तों सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है? ठीक है,
तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 और सबसे छोटी जो देख रहे हैं आप, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है, लेकिन 2 क्या है, यह सम अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, सम के साथ अभाज्य है। लेकिन 4 जो है भाज्य के साथ सम संख्या भी है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या अगर पूछेगा तो 9 लिखना है आपको। तो इस बात को रीटेक कर देते हैं। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या पूछेगा 9, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या पूछेगा 4। 2 क्या है, इस बात को ध्यान देना है। 2 अगर पूछेगा तो इस 2 के लिए केवल 2 ही चीज़ आपको जानना जरूरी है कि 2 जो है सम अभाज्य संख्या है और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग। दोस्तों, यह जो अभाज्य गुणनखंड विधि का जो प्रयोग होता है, उस अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम संख्याओं का या तो मौसा निकालते हैं या तो लौसा निकालते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि जो है संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात करने की एक विधि है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दिखा गया है कि द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है दोस्तों वो निम्न होता है। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c जो हैं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण बनाना। अगर कोई भी द्विघात समीकरण के अगर मूल पता हो तो द्विघात समीकरण हम कैसे बनाते हैं, लिखा गया है दोस्तों कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आपको उन दोनों मूलों का योग निकाल लेना होगा और उन दोनों मूलों का गुणनफल निकालना होगा और इस सूत्र में रख देना है। यानी ax² ऋण अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अगला है दोस्तों द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण का विविक्तर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, तो द्विघात समीकरण का रूप आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो इस रूप में अगर द्विघात समीकरण दिया हो उसका अगर विविक्तर पूछता है, यानी विविक्तर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान दोस्तों होता है b² माइनस 4ac। अगला है दोस्तों द्विघात समीकरण हल करने की विधियाँ। दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य 3 विधियाँ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और सिद्धाचार्य विधि। दोस्तों, इसमें से गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर विधि जो है और एक तीसरी विधि जो है सिद्धाचार्य विधि। दोस्तों, सिद्धाचार्य विधि जो है ये दोनों चीज़ों से हटकर है, इसलिए सिद्धाचार्य के बारे में थोड़ा आपको चर्चा कर दें। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, अगर उस द्विघात समीकरण को अगर सिद्धाचार्य विधि से हल करने की बात अगर आपसे कहा जाए तो दोस्तों यह है सूत्र आपका सिद्धाचार्य का नियम। तो कहता है दोस्तों कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण का जो हल होगा, यानी चर जो x का मान निकालना होगा, तो आपको इस सूत्र में रखना होगा -b प्लस माइनस रूट b का वर्ग माइनस 4ac अपन 2a। इस सूत्र में रख करके a b c के मान को रख करके x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही द्विघात समीकरण का हमारा क्या होगा दोस्तों, मूल। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमको टॉपिक दिखाई दे रही है कि हमको दिखा गया है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। दोस्तों, द्विघात समीकरण की मूलों की जो प्रकृति होती है वह द्विघात समीकरण के विविक्तर पर निर्भर करती है। अगर द्विघात समीकरण का अगर हम विविक्तर निकाल लें तो विविक्तर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों, मूलों की प्रकृति विविक्तर के मान पर निर्भर करती है, जो निम्न 4 हैं, यानी 4 स्थितियां विविक्तर के माध्यम से बनती है। पहली स्थिति है दोस्तों, अगर आप d का मान निकालें और d का मान जो है 0 से बड़ी कोई संख्या आई और वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, लाइक दैट। अगर d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण संख्या है तो उस स्थिति में मूलों का जो प्रकृति होगा वह वास्तविक, परिमेय और असमान होगा। d का मान निकाले आप, उसका मान 0 से बड़ा आया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आई, जैसे आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, लेकिन धनात्मक आया, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय और असमान होंगे। तीसरी कंडीशन बनती है दोस्तों कि अगर d का मान अगर हमने निकाला और d का मान 0 से छोटा, यानी कोई ऋणात्मक संख्या मिलती है दोस्तों, तो इस कंडीशन में उस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है काल्पनिक यानी अवास्तविक होता है। चौथा जो कंडीशन बनता है दोस्तों कि अगर d का मान अगर 0 के बराबर हो गया, अगर विविक्तर आपने निकाला और उसका मान 0 हो गया, तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति जो होती है वास्तविक, परिमेय और समान होती है। यही 4 कंडीशन बनती हैं दोस्तों द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति की। आगे दोस्तों मैं
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हेतु सूत्र आपके सामने बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूत्र आपके सामने दे रहा हूँ। दोस्तों, पहला सूत्र हमने लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है दोस्तों पाई आर का स्क्वायर, जहाँ आर जो है उस वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा है सूत्र दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल का हाफ कर देंगे, यानी 1/2 पाई आर का वर्ग हो जाएगा। वृत्त की परिधि जो दोस्तों होती है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि अगर दोस्तों निकालना होगा तो वृत्त की परिधि का आधा करके उसमें 2 त्रिज्या जोड़ देते हैं, यानी अर्धवृत्त की परिधि जो होगी पाई आर प्लस 2r के बराबर होती है। दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर का वर्ग होता है। दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, अगर वृत्त के चतुर्थांश की परिधि निकाला जाए दोस्तों तो वो पाई आर अपान 2 + 2r होता है। दोस्तों, अगला है दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुणते पाई आर का वर्ग, इस बात को ध्यान देंगे। अगला है दोस्तों वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग टाइप होता है, यानी 2 संकीर्ण वृत्त होते हैं तो इस कंडीशन में वलय बनता है। तो वलय का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई कोष्टक के अंदर आर का वर्ग ऋण आर का वर्ग, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ये जो कैपिटल आर है वो बाह्य त्रिज्या है, आर जो है आंतरिक त्रिज्या है। दोस्तों, अगला सूत्र आपको मदद करेगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। अगला है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होती है। अगला है दोस्तों त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। इस कंडीशन में अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों तो थीटा बटा में 360 गुणते 2 पाई आर लिखेंगे। इस माध्यम से हम चाप की लंबाई को क्या कर सकते हैं दोस्तों, पता कर सकते हैं। आगे आपको दिखाया जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 13 नंबर पे देखें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। अगला है दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर एल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एल तथा आर के पदों में, जहाँ एल जो है चाप की लंबाई और आर वृत्त की त्रिज्या है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इन दोनों के मान दिया गया हो तो उसके माध्यम से हम सूत्र यूज करते हैं 1/2 L × R। अगला है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं पता हो और वो विषमबाहु त्रिभुज हो। इस कंडीशन में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप यानी s का वैल्यू निकल जाएगा। और s का वैल्यू निकालने के बाद ये जो नीचे सूत्र दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s कोष्टक के अंदर s - a, s - b और s - c। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपको कुछ चित्र बना देता हूँ। उस चित्र को देख करके आप इन सूत्रों के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ऊपर बताए हुए सूत्रों के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें जो आकृतियां हैं उन आकृतियों को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। देखिए, जैसे ये वृत्त है दोस्तों, ये वृत्त जो है ये आर त्रिज्या का है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं अर्धवृत्त की है जिसकी त्रिज्या आर है। ये इसको हम दोस्तों चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश जो होता है एक वृत्त का 1/4 यानी 1/4 भाग होता है, या समझ रहे हैं। अगला है दोस्तों देख रहे हैं ये आकृति जो है त्रिज्यखंड की है, जहाँ पे थीटा जो है इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और आर जो है त्रिज्या है। ये आकृति आप देख रहे हैं आयत की है, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। ये दोस्तों वलय है, जिसमें हमने बताया था कि आपको 2 संकेंद्री वृत्त दिए होते हैं, जिसमें एक आंतरिक त्रिज्या होती है और एक बाह्य त्रिज्या होती है। ये दोस्तों जो है ये देख रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तो उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज आपको दिखाया गया है। नीचे दिखाया गया है दोस्तों वर्ग। वर्ग आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये आकृति आप जो देख रहे हैं वो एक विषमबाहु त्रिभुज की है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर जो हैं आपको ऊपर बताए हुए सूत्रों के लिए समझने के लिए उपयुक्त होंगे। इसलिए इन चित्रों को देखते हुए उन सूत्रों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।